जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1275 का जो 17 दिसंबर को पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे, जिसमें सभी 100 प्रश्नों का सही उत्तर जानेंगे। और आपको पता ही है कि जो रिजल्ट है वो सही उत्तर मिलाने से होता है, गलत उत्तर मिलाने से नहीं होता है। बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे या फिर वायरल आंसर देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर गलत है। लेकिन परेशान नहीं होना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी 100 प्रश्नों का सही उत्तर बताने वाला हूं और आपका ओरिजिनल कितना मार्क्स आ रहा है आप डिसाइड कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग अंत में कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, थोड़ा हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैं प्रश्न बोलूँगा भी और उसका आंसर भी बोलकर बताऊँगा, ठीक ना। उसके हिसाब से आप लोग अपने पास एक पेन और पेपर लीजिए और जो भी सही अगर मैं आंसर आपका आ रहा है तो सही टिक मारिएगा और एक तरफ अगर जो गलत आ रहा है उसको मार दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा, आपको नेगेटिव पता ही है कितना है। चलिए, पहला सवाल है कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको कुआलालंपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, यानी जो राज्यों में विधानसभा होती है तो उसका जो है अधिकतम संख्या कितना होता है। तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 500 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम किसके इक्वल होता है। तो नेशनल इनकम जो है बाबू फैक्टर एनएनपी के फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट चौथा के ए आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति तो शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है। उसके बाद अगर बात की जाए महान्यायवादी भी शामिल है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी ऑप्शन नंबर डी कैग कैग शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। कुछ लड़के भारत के महान्यायवादी मार रहे हैं तो वो गलत है, ठीक ना। इसका राइट आंसर कैग हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी छठवां सवाल का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक ना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद अगला सवाल है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो रुद्राक्ष पाटिल आपको पता ही है शूटर से है, शूटिंग है, ठीक ना, यानी निशानेबाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का अगर बात की जाए तो हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर 9वां सवाल है मैथ है, तो ये बहुत ईजी सवाल है, इसको अगर आप बनाइएगा तो इसका राइट आंसर 500 आएगा, ठीक ना। यानी वाई का पूछ रहा है 20%, यानी 1/5 का 1/5 20 है। वही पूछ रहा था 50 25 दूना 50 और एक और 0 500, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। थोड़ा सा स्लाइड पीडीएफ में इधर उधर है, लेकिन हम लोग क्रम वाइज देखेंगे। 10वां सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 10वां सवाल यह है। 10वां सवाल है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी। तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15.6% हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये आपको ये पता है, इसका राइट आंसर 11वां का हो जाएगा आपको वत्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द आपको युग में है। तो 12वां सवाल का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी देव देवता और देव भाग्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब उल्टा दिया है, यानी अपोजिट। चलिए अगला सवाल है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो रूस बाबू किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्रेटी ऑफ ब्रेस्ट शायद लिवस्क है, ठीक ना। सही से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो है पेट्रोगार्ड की संधि, वियना की संधि, वर्साई की संधि, इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। उसका अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 14वां सवाल, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या है। तो विस्थापन और दूरी के साथ बाबू अनुपात है 1 के बराबर भी होता है और 1 से कम भी होता है। यानी विस्थापन जो है वो 1 और दूरी है वो बराबर भी हो सकता है और विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 15वां। 15वां है कि जो गॉड सेल होता है, हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे ये क्या कह रहा है, हिंदी थोड़ा सा बायोलॉजी में मैंने नहीं पढ़ा है। द गॉड सेल स्वेल वेन वाटर फ्लोज इनटू स्टेम कॉजिंग द एक्सटर्नल पोर टू। इसका राइट आंसर अगर बात किया जाए तो बाबू वो खुला रह जाता है, यानी ओपन रह जाता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खुला रह जाता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो मान लीजिए
ये तो बहुत इजी सवाल है। इसको लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण कहा जाता है। 16वां का इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो कुल्लू और कांगड़ा आप जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो वहीं से ये चित्रकला भी संबंधित है। यानी 17वां का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई, यानी जो मानव विकास सूचकांक है वो आपको पता ही है कि यूएनडीपी द्वारा आपको पब्लिश किया जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सवाल था जी? 18वां। तो अब हम लोग 19वां सवाल ढूंढते हैं। 19वां देखते हैं कहाँ है। देखिए 19वां यहाँ है। 19वां है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक ना, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मॉन्टेक्यू हो जाएगा। ठीक ना, मॉन्टेक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी? तो बाबू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति। बहुत सारे लड़के एल एम सिंघवी समिति लगा रहे हैं, लेकिन वो पंचायती राज से संबंधित थी और वहाँ भी स्वशासन से संबंधित था, लेकिन यहाँ आपको मेनली जिक्र किया है जनजातियों का, तो स्वशासन के संबंधित जनजातीय समिति कौन थी? भूरिया समिति। ठीक ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21वां सवाल है, उपभोक्ता को किस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है? तो ये चयन करने का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चयन करने का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21वां 22वां देखते हैं। 22वां सवाल है, द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी मोडिफाइड है शायद, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, यानी किस में बदल जाती है? तो बाबू वो सिलरी मसल, यानी ऑप्शन नंबर बी पक्षाभि पेशी कुछ भी लिखा है, लेकिन सिलरी मसल इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी 22वां का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है 23वां सवाल कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकता है? तो बाबू राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में आपको 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक ना, यानी 23वां का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को जनगणना 2011 की साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मतलब कौन है साक्षरता में? ठीक ना, तो देखिए वो पूछ रहा है कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, यह केवल केंद्र शासित, अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश रहता है तो यह मिजोरम आंसर हो जाता है। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान दीजिए। लेकिन राज्य अथवा केंद्र शासित, तो राज्य में सबसे केरल हो जाएगा। उसके बाद यानी तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा में इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा आपको लक्षद्वीप, यानी जिस भाई ने लक्षद्वीप आंसर इसका मारा है वो इस सही जवाब है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये प्रश्न है मैथ का, तो अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको 50 आएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कौन सा क्वेश्चन है? 25वां का ऑप्शन नंबर सी 50 राइट आंसर रहेगा। चलिए अब 26वां आते हैं। 26वां देखते हैं कहाँ। देखिए 26वां यही है। 26वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के कुल सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें मनोनीत निर्वाचित दोनों रहते हैं। राज्य विधानसभा में कोई जिक्र नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 होना चाहिए। किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये भाग नहीं लेते हैं। एकरा राजधानी कहाँ है? तो एकरा आपको पता ही है, घाना की राजधानी है। एकरा घाना की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वां सवाल है कि किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया है? तो बाबू वो चलाया है आपको सीबीआई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां का ए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। 29वां सवाल है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? परवलय क्या होता है? पैराबोलिक। ठीक ना, क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। तो अगर इसका बात किया जाए आंसर, तो इसका आंसर इंग्लिश में पैराबोलिक मिरर इज ए फ्री फ्रॉम थॉर्मिक ऑपरेशन एज वेल एज स्फेरिकल एब्रोमस वर्थ कंपेयर टू कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, पढ़ लीजिए, हिंदी में इसको समझ में भी आ रहा है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला सवाल है बलवंत राय मेहता समिति आपको किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है कि पंचायती राज से संबंधित, यानी 30वां का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद 30वां सवाल के बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक ना, इसी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, इस पीडीएफ में नहीं है, अलग से मैं लिया हूँ उसको, तो लास्ट में बताऊंगा। इस पीडीएफ को पहले देख लेते हैं। 45 के बाद 46वां सवाल देखते हैं। 46वां सवाल कहाँ है? 46वां सवाल कहाँ है भैया? मिल जा। हाँ 46वां सवाल यह है, देखिए। ठीक ना, 31 से 45 जो 15 सवाल है उसको आप होल्ड कीजिए, मैं अंत में बताऊंगा आपको, एक भी सवाल छूटेगा नहीं आपको। टोटल 100 सवालों को मैं आपको सही जवाब दूंगा। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो भारत का राजस्थान जो है बाबू वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46वां क्या हो जाएगा? ठीक। 47वां है आपको इसका पैसिव वॉइस निकालना है। आई ईट बनाना एवरी डे, तो इसका अगर पैसिव वॉइस का बात की जाए तो इसका हो जाएगा बनाना हो जाएगा
इज़ ईटेन बाई मी एवरी डे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कुछ लड़के वाज हमको बता रहे थे लेकिन वो गलत है। ठीक, इसका राइट आंसर 47 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 48 कि कह रहा है कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता कौन सा तत्व है, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सा एलिमेंट है, तो बाबू हो जाएगा सीजीएम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीजीएम की। ठीक ना, उसके बाद अगला सवाल है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न स्थिर रहता है, निम्न राशि स्थिर रहता है। तो एक समान जो वृत्तीय गति होता है, जैसे कि जो आप लोग देखे होंगे मौत का कुआं, तो उसमें क्या स्थिर रहता है, तो बाबू उसमें चाल स्थिर रहता है। ठीक ना, चाल, बहुत सारे त्वरण मार रहे हैं, कोई लड़का हमको संवेग बता रहा है, तो ऐसा नहीं है बाबू। देखिए अगर आप मान लीजिए त्वरण मानते हैं तो त्वरण में आपको वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी को आपको अस्थिर रखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी अलग से ऑप्शन ही दिया है। वेलोसिटी से ही आपको संवेग भी निकलेगा, तो यहाँ अगर आप दिमाग लगाते हैं तो एक ऑप्शन से आपको तीन ऑप्शन रिलेट कर रहा है, तो एक कोई होता तो ये तीनों होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए ना जी। तो इसीलिए आप अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आप चाल मार देते, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए चाल हो जाता है, यानी स्पीड होता है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है 50वां, इसमें आपको अरेंज करना है। तो 50वां सवाल का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका होना चाहिए, हमको लग रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, उसी से रिलेटेड सवाल पूछा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है, मतलब जो द्रव हैं जो नहीं आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए तेल हो गया, पानी हो गया, ये आपस में अगर नहीं मतलब इनका मिश्रण हो रहा है तो उसको कैसे अलग किया जाता है, यही बेसिकली सवाल पूछा था। इस प्रश्न का राइट आंसर का अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको फ्यूनल से होता है, यानी पृथकारी कीप के प्रयोग से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूट। ठीक ना, चलिए 52 हो गया। 52वां के बाद अब 53वां हम लोग देखते हैं। 53वां सवाल कहाँ है, वैसे ही धीरे धीरे हम लोग सब प्रश्न को देखेंगे। 53वां सवाल देख लेते हैं। देखिए 53 यहाँ सवाल है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समकों के स्रोत है, कौन द्वितीयक समकों के स्रोत है। तो देखिए द्वितीयक समकों के स्रोत तो ऐसे आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। बाकी कुछ लोग आपको ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हैं, यानी 1 2 3 4, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 54वां, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी है। तो बाबू इसका राइट आंसर राजगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54वां सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है, तो कालाजार है। ठीक ना, कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, यानी मोटो जीपी भारत रेस 2023 कहाँ कंडक्ट कराया गया था। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 97वां सवाल है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे है वो बाबू आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव से, केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, साउंड वेव। ठीक ना, चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां सवाल है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माया। ठीक ना, चलिए 59वां सवाल देखते हैं हम लोग। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले बाबू आपको केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, दमन एवं दीव। चलिए 59 सवाल हम लोग देख लिए। उसके बाद चलिए हम लोग 60वां सवाल देखते हैं। 60वां सवाल देखते हैं कहाँ है, यहाँ है, देखिए यह कह रहा है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई एच वाले एक लंबवृत्तीय विलंब की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है। तो यानी ये आपको पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो आपको पता है कि 2πr/h होता है। ठीक, तो आर की जगह यहाँ ए दिया है तो बस, और एच की जगह बी दिया है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2πab। चलिए 60वां सवाल हो गया। 61वां पर बात करते हैं। 61वां है कि बहुत ठंडे मौसम में जो टीन है निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। ठीक ना, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन वेरी कोल्ड वेदर टीन क्रम्बल्स टू अ पाउडर ड्यू टू। अच्छा, इसका आंसर अगर बात की जाए तो अब इसका आंसर अगर राइट आंसर का बात की जाए तो ये मेरे अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ठीक ना, यानी ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, और यही होगा भी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नॉर्वे शतरंज विलीट टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। तो इसका राइट आंसर आर प्रज्ञानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद। ठीक ना, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल 63वां देखते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। तो कैसा संबंध होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव संबंध होता है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं।
यानी पीस ऑफ लैंड अ प्री प्लांट सक्सेशन इज क्रॉप रोटेशन कहला जाता है। क्रॉप रोटेशन हिंदी में फसल चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 65वां सवाल है रुपया मुद्रा है, तो बाबू रुपया आपको इंडोनेशिया की मुद्रा है, यानी 65वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66वां बात करते हैं, तो 66वां क्या है? 66वां है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो 66वां का राइट आंसर अगर बात की जाए तो कार्यशील पूंजी में, यानी वर्किंग कैपिटल है ये, ठीक है। कार्यशील पूंजी में इसको आपको सम्मिलित किया जाता है। तो 66 सवालों का हम लोगों ने देखा है आंसर। उसके बाद हम लोग 67वां पर देखते हैं। 67वां किधर है? 67वां सवाल मिल जाए जी। 67वां हाँ, यह है 67वां सवाल। देखिए 67वां सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो बाबू इसका मुख्य कार्य है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स, यानी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो वाणिज्य बैंक होता है, कमर्शियल बैंक जो होता है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी, इसका कार्य क्या है, तो यही पूछ रहा है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। मिराबियो और ओबीसीए ने आपको नेशनल असेंबली की गठन की घोषणा की थी। अगला सवाल है कि बाड़ों को रखने के साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। तो 69वां सवाल का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो तुड़ीर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुड़ीर, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, ये देखिए, ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट। दिस का यह दैट हो जाएगा, हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17वां का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 71वां सवाल, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो भूपेन हजारिका आपको कला के क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनपचयी शर्करा यानी जो रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन है? तो आपको सुक्रोज हो जाएगा। 72वां का कौन हो जाएगा? सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 73वां सवाल है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो हो जाएगा आपको 28 और प्लस अगर 89 जोड़ेंगे तो 9 8 17 8 7 15 116 167 यानी आर्टिकल 167 में मिलता है, ठीक ना। ये मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था आपको पॉलिटी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 74वां सवाल है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो देखिए जब आंत में वसा जब वहन होता है तो उस समय आपको इसका जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं उसको जी, भूल गया उसका नाम, हुआ उसके द्वारा होता है, ठीक ना। ठीक, पित्त द्वारा होता है, ठीक ना, यानी पित्त द्वारा होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जब आत्म पाचन के पश्चात अवशोषित वजह यानी जो एब्जॉर्ब किया गया है फैट, उसका वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपको लिम्फ द्वारा यानी लसिका द्वारा किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो कोगुलेशन यानी स्कंदन द्वारा। 75वां का ऐसा आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 76वां सवाल देखते हैं। 75 तो हो गया हम लोग का सवाल, 76 सवाल देखते हैं। 76वां सवाल है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है बाबू? तो SO2 मुक्त हो जाता है, ठीक ना, SO2 मुक्त हो जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो आपको पता है कि 1498 में कालीकट आया था, ठीक। चलिए अगला सवाल है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ों को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। ये भी आपको पता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इस सवाल का अगर जवाब का बात की जाए 79वां सवाल का यानी 79वां सवाल का, तो इसका ये राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 60,000, ठीक ना। यानी 2:3 पूछा है, 2 का बार 40,000 दिया है आपको, तो एक का हो जाएगा 20, 20 3 60 हो जाएगा, ठीक ना, इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, यानी 80 का आपका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो लंबा नहीं ना हो रहा है, नहीं, बस आप लोग मिलाते जाइएगा कितना आपका सही हो रहा है। अगला प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो हरिसेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, यानी जीवाणु से कौन सा रोग होने वाला है? तो कुष्ठ रोग होता है, टिटनेस भी होता है, हैजा भी होता है और मेनिंजाइटिस भी होता है। बाकी पोलियो नहीं होता है, ठीक, और पोलियो तो नहीं होता है, नहीं जी, एक सेकंड, पोलियो और ये क्या है, इसका इंग्लिश हमको देखना पड़ा, टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड इसका ट्रिक है ना, एडेपोजिचो कट्रा हिम हरे, ये हो जाएगा आपका वायरस का, और डीप सिटी का कुटनी हेटू का होता है, उसका ट्रिक होता है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 82वां का बी, ए और बी, यानी यही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी निमोनिया रेबीज तो वायरस से होता है, और इसमें मोतीझार आ गया, टाइफाइड आ गया है, ठीक ना,
एडे पोइचे एडे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो बाबू उसका तत्कालीन कारण था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी भुगतान संतुलन का संकट। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग 84 सवाल तक देख लिए, अब हम लोग 85वां सवाल पर मूव करते हैं। 85वां सवाल कहाँ है देख लेते हैं एक बार। 85वां सवाल यह है, देखिए। ये पूछ रहा है कि आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है, यानी इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन आपको बाबू एड्रेलिन को कहा जाता है, एड्रेलिन को इमरजेंसी आपको हार्मोन कहा जाता है। अगला सवाल है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो बाबू जामनगर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 86वां का। चलिए 87वां का बात किया जाए, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको पता ही है कि दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत हटाया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भाग 7 हो जाएगा, इसको निश्चित कर दिया गया। बाकी अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आपको पता होना चाहिए, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है और 8 में आपको यूनियन टेरेटरी है। तो अभी जो है वर्तमान में, और जो नहीं है तो भाग 7 नहीं है। चलिए अगला सवाल है, इसका हिंदी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्रोजेक्शन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज। तो इसका हो जाएगा बाबू आपको एजीमुथल, एजीमुथल प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक ना, जिग जैग जिसको बोलते हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा अगर दिमाग लगाएगा तो एजीमुथल मारेंगे, नहीं तो आप इसको होम्योलोग्राफी भी मार सकते हैं। ठीक ना, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये 50-50 मुझे लग रहा था, लेकिन एजीमुथल जो है इसका राइट आंसर मतलब 100% मुझे लग रहा है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो किसको पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत और म्यांमार। म्यांमार देखिए इधर है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ इधर है, तो आपको मतलब कोई वो नहीं है, तिब्बत आप जा सकते हैं चीन नेपाल भूटान को पार कर। ठीक ना, बाकी म्यांमार को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.8% है तो गुणांक का मान क्या होता है? अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि 1,000 रुपये की राशि पर 10% वृद्धि की दर से साधारण और चक्रवृद्धि बाद 4 वर्ष के बाद का अंतर पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 64.10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। 93वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब हम लोग आते हैं 94-95वां सवाल, जो कि यहाँ था देखिए। 94वां सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं बाबू? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी 94वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 95वां सवाल का अगर बात की जाए, इसमें पूछ रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए सभी लड़के इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें नहीं दिया है। तो बंगाल में उस समय बाबू सर जॉन शोर था, सर जॉन शोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है? तो स्टील में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात किया जाए भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो एक बार मात्र संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, यही है। उसके बाद 98वां सवाल, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए 99वां सवाल का, तो इसमें पूछ रहा है कि 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और 100वां सवाल पूछ रहा है कि कौन से उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मतलब बिहार का जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ मैंने आपको लगभग सभी सवालों का सही जवाब दिया, और साथ ही साथ अब आपको जो 31 से लेकर 45 तक सवाल बच गए उसको मैं सोल्व करा दे रहा हूँ। देखिए ये जो 15 सवाल है ये आपको किसी पीडीएफ में नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे मैं कैंडिडेट से पूछा हूँ, तो आप इसको मिला लीजिएगा, यही सब सवाल थे। तो देखिए एक सवाल था आपको प्रोजेक्ट 25-1 से रिलेटेड, जो कि आपको सबमरीन एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ये सबमरीन वाला हो जाता, जो भी ऑप्शन में होगा। बाकी अलीनगर की संधि से सवाल पूछा था, तो जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उससे पहले अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो इसका राइट आंसर अब जो भी ऑप्शन के अनुसार हो वो हो गया। उसके बाद आर्टिकल 358 के बारे में पूछा था, तो बाबू आर्टिकल 358 में यही बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक ना, आर्टिकल 358 में यही बताया गया है। बाकी अगला सवाल था आपको मुगल मेवाड़ की संधि, जो कि आपको
5 फरवरी 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। तो या तो आपको अगर समय पूछा गया होगा तो 1615 हो गया, अगर आपको पूछा गया होगा कि किसके बीच हुआ था, जहांगीर और अमर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, और जिसमें इनका साथ दिया है लिखने में आपको बोरिया मजूमदार, ठीक ना। तो सचिन राइट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में हो। बाकी मंगल पांडे सिपाही थे तो 34वीं इन्फेंट्री से, जो बंगाल के 34वीं बटालियन थे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आर्टिकल 19 से कोई प्रश्न पूछा था, लड़के बता रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको प्रश्न यही हो, 358 वाला, ठीक। बाकी एक और सवाल था, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लमजाओ मणिपुर में, ठीक ना। तो ये एक और ये सवाल था। कुद्रेमुख पश्चिमी घाट बाबू एक पर्वत चोटी है, ये भी पूछा था। बोल्डीला खाने किससे संबंधित है, तो आपको आयरन ओर से यानी लौह अयस्क के संबंधित है, ये भी आपको सवाल पूछा था। कोई सवाल पूछा था आपको करंट अफेयर से, शायद हीरो मोटर्स उसका राइट आंसर है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ये कोसी नदी कुरुसेला इसका राइट आंसर होगा, कुछ लड़के बता रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। बाकी एक और कोई क्रमवार साथ छाटने के लिए दिया था, रामानुज नामदेव चैतन्य तुलसीदास, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ 100 सवाल बताया और सभी सवालों का आपको 100% सही जवाब दिया, और उसके अनुसार आप अब डिसाइड कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स ओरिजिनल में आ रहा है। रही बात कट ऑफ की बाबू, तो मैं सेकेंड शिफ्ट का भी कुछ देर बाद आपको एनालिसिस करा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज लड़कों और लड़कियों का कितना कट ऑफ जा सकता है, और वो मान कर चलिए कि 1-2 नंबर इधर उधर रहेगा, बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको रहने वाला है। एक काम और कीजिएगा आप लोग, कि जितना आपका मार्क्स मेरे जो एनालिसिस कराया हुआ है उसके अनुसार आ रहा है, वो कैटेगरी वाइज आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ जनरल में इतना आपका 64 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में 65 आ रहा है, जो भी है आपका कैटेगरी और मार्क्स, वो कृपया इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि मुझे और से मतलब अच्छे से मैं आपको कट ऑफ बता पाऊँ, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।